जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली वही प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी प्रश्न हैं, तो आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना। एक एक प्रश्न को नोट करना, सीधे आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? बताना है आपको पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है चंद्रमा। चंद्रमा जो है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिन व रात होने का क्या कारण है? बताना है आपको दिन व रात होने का क्या कारण है। प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन जो है दिन व रात होने का कारण है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक कितने वर्ष में पहुंचता है? तो 4.2 वर्ष में जो है सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है। पृथ्वी पर दिन व रात की अवधि कब समान होती है? पृथ्वी पर दिन व रात की अवधि कब समान होती है? तो भूमध्य रेखा पर, कहां पर? पृथ्वी पर दिन व रात की अवधि जो है भूमध्य रेखा पर समान होती है। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? बताना है आपको दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है। तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। आपको ध्यान रखना है। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? बताना है आपको उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट पेरी ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। आपको ध्यान रखना है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? बताना है आपको सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो गैनीमेड जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। आपको ध्यान रखना है। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? बताना है नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है। तो बृहस्पति से संबंधित मिशन का नाम जूनो है। तो ध्यान रखना है आपको। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? बताना है आपको कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है। तो रात की रानी जो है ये चंद्रमा है जो कहलाता है। आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा? चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27.3 दिन में लगाता है। आपको ध्यान रखना है। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय है 2 सेकेंड से कम है। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? सीपीयू कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? सीपीयू कहलाता है कंप्यूटर का नियंत्रक भाग। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? वान न्यूमान का जो है कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान है। आपको ध्यान रखना। प्रश्न वही हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। बिना लाइक किए वीडियो को कोई नहीं जाएगा, क्योंकि प्रश्न वही लेकर के आते हैं जो आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना होती है। यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। अगला प्रश्न देखते हैं। किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? बताना है आपको किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है। स्टोरेज माध्यम की क्षमता इकाई क्या है? स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है? तो बाइट है। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा? सुपर कंप्यूटर सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा? लेजर प्रिंटर सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? प्रोटोजोआ में रखा जाता है मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को। आपको ध्यान रखना है। किसकी आकृति निश्चित नहीं होती है?
अमीबा की आकृति निश्चित नहीं होती है। चप्पल की आकृति का जंतु कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा पैरामीशियम। चप्पल की आकृति का जंतु है। अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा है? तो अमीबा का प्रचलन अंग है कूटपाद। क्या कूटपाद है अमीबा का प्रचलन अंग? हरे प्रोटोजोआ के नाम से किसे जाना जाता है? तो हरे प्रोटोजोआ के नाम से यूग्लिना को जाना जाता है। पौधा और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में किसे जाना जाता है? पौधों और जंतुओं के बीच योजक कड़ी के रूप में यूग्लिना को जाना जाता है। मानव शरीर के अंगों में से कार्निया किसका भाग है? तो कार्निया जो है ये आंख का भाग है। आपको ध्यान रखना, लगभग सबको पता होगा इसका राइट आंसर। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? तो कार्निया नेत्रदान में प्रयोग किया जाता है। आपको ध्यान रखना है। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आपको ध्यान रखना है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है मेलानिन। कौन सा? मेलानिन है मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक। मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? दांत की परत है मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ। मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्ध भवन को प्रदर्शित करता है? मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्ध भवन को प्रदर्शित करता है? तो यकृत जो है पुनरुद्ध भवन को प्रदर्शित करता है। आपको ध्यान रखना है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? बताना है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 65 वर्ष है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदधारी रहते हैं? 65 वर्ष तक उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पदधारी रहते हैं। आपको ध्यान रखना है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास है। मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था है? तो 7 न्यायाधीश इसका राइट आंसर होगा। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की? गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की? 1905 में। भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की। आपको ध्यान रखना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को उग्रवादी चरण कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है। मार्ले मिल्टो रिफॉर्म्स जो है किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया? तो मार्ले मिल्टो सुधार 1909 में प्रस्तुत किया गया। आपको ध्यान रखना है। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति की जननी मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। किसे? मैडम भिखाजी कामा जो है मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी है? बताना है आपको। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका केसरी है। 1916 के मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो 1916 के मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक थी कौन? एनी बेसेंट। आपको ध्यान रखना है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा। किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा।
बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? लाला लाजपत राय। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां था मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की? तो अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना बी.डी. सावरकर ने की थी। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? सरोजनी नायडू ने। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थान का आवंटन किस जनगणना पर आधारित है? वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थान का आवंटन किस जनगणना पर आधारित है? 1971 की जनगणना पर आधारित है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र का सीमा निर्धारण पहली बार किस सन में किया गया? लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र का सीमा निर्धारण पहली बार किस सन में किया गया? राइट आंसर है 1972। दोस्तों प्लीज़ अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। आपके लाइक करने से आपका कुछ नहीं होगा, तो आप लोग प्लीज़ लाइक करने से आपका कुछ खत्म नहीं होगा, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। सब्सक्राइब करने से आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे और हम बहुत कम समय में आपको बहुत सारे प्रश्न रिवाइज करवाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग हमारा सपोर्ट करें। बहुत कम समय में हम आपकी तैयारी को कंप्लीट कराएंगे। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य पूछे जाएंगे, तो प्लीज़ आप लोग हमारा सपोर्ट करें। हम वही प्रश्न लेकर के आते हैं जो एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना होती है या कई बार वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप लोग हमारा सपोर्ट करें। और इसकी पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लोकसभा की सभी निर्वाचन क्षेत्र किस प्रकार के होते हैं बताना है। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र किस प्रकार के होते हैं? लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? 7.5 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है एक निर्वाचन क्षेत्र, आपको ध्यान रखना है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? उत्तर प्रदेश। पूछा जाए कितने भेजता है तो 80 राइट आंसर होगा, ध्यान रखना है आपको। किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश का राज्यसभा एवं लोकसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह था जौनपुर राज्य का अंतिम शासक। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो मुखौटे का प्रयोग कथकली शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है। पूछा जाए कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का है। कथकली कहाँ का है? केरल का है, आपको ध्यान रखना है। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया? कथकली। कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो गरबा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली है भरतनाट्यम। क्या भरतनाट्यम जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली है। भरतनाट्यम की बात करें तो तमिलनाडु का ये राष्ट्रीय तमिलनाडु का जो है शास्त्रीय नृत्य है, आपको ध्यान रखना है। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोबिंद सिंह थे सिखों के 10वें गुरु। खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली? गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव डाली। किस सिख गुरु ने हरमंदिर साहिब की स्थापना की थी? गुरु अर्जुन देव ने हरमंदिर साहिब की स्थापना की थी। किस सिख गुरु ने सिख धर्म को नया स्वरूप, नई शक्ति, नई ओजस्विता प्रदान की? तो इसका राइट आंसर होगा गुरु गोबिंद सिंह। खालसा के 5 अनिवार्य लक्षण किसने निर्धारित किए? तो खालसा के 5 अनिवार्य लक्षण जो है गुरु गोबिंद सिंह ने निर्धारित किए। किस वेद का कुछ अंश गद्य में भी मिलता है? तो गद्य में जो है कुछ यजुर्वेद का अंश मिलता है, आपको ध्यान रखना है।
सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ कौन सा वेद है? हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युगीन थी हड़प्पा सभ्यता। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। कैसे? शहरी थे हड़प्पा सभ्यता के निवासी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से बनाए जाते थे सिंधु सभ्यता के घर। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास के उत्पादन में हड़प्पावासी सर्वप्रथम थे। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा? लोथल है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह। बात करें लोथल कहाँ स्थित है, तो लोथल जो है गुजरात राज्य में स्थित। कहाँ पर? गुजरात में स्थित है लोथल, आपको ध्यान रखना है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम। भारत में राष्ट्रपति राज्य के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? भारत में राष्ट्रपति राज्य के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 12 सदस्यों को। कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? तो हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है राष्ट्रपति। राज्यसभा में कोरम के लिए निर्धारित संख्या कितनी है? तो 25 है। राज्यसभा में कोरम के लिए निर्धारित संख्या। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा का सभापति। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा में। वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या 245, आपको ध्यान रखना है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? राज्यसभा के लिए राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? बताना है। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश राज्यसभा के लिए 31 सदस्य चुने जाते हैं। कितने? 31 सदस्य जो है उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं। लोकसभा के लिए बात करें तो 80 सदस्य होगा, आपको ध्यान रखना है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर में स्थित है। भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत भारत की प्राचीन भाषा है। कौन सी भाषा देव भाषा है? तो देव भाषा संस्कृत है। कौन? संस्कृत है देव भाषा। चोल शासकों की भाषा कौन सी है? तो चोल शासकों की भाषा है तमिल। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? बताना है। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा तेलुगु है। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? खड़ी बोली के विकास में अमीर खुसरो ने अग्रणी भूमिका निभाई। त्रिपुरा की राजभाषा कौन सी है? बताना है। त्रिपुरा की राजभाषा कौन सी है? बांग्ला है त्रिपुरा की राजभाषा। संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा कौन सी है? तो संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा है मलयालम। कौन सी? मलयालम है संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा। गोवा की स्वीकृति राजभाषा कौन सी है? कोंकणी है गोवा की स्वीकृति राजभाषा। रोबर्स कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है रोबर्स कप। सीके नायडू कप किस खेल से संबंधित है? सीको नायडू जो है कप है सीके नायडू कप क्रिकेट से संबंधित है। डेविस कप का संबंध किस खेल से? लाल टेनिस से है डेविस कप का संबंध।
डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है डूरंड कप। किससे? फुटबॉल से संबंधित है डूरंड कप। यूरो कप किस खेल से संबंधित है? बताना है यूरो कप किस खेल से संबंधित है। तो यूरो कप फुटबॉल से संबंधित है। प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? तो प्रिंस ऑफ वेल्स कप गोल्फ से संबंधित है। उबेर कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है उबेर कप। दोस्तों वीडियो कंप्लीट हो गई। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक कर दी नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके ही जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। ऐसे कम समय में हम आपके बहुत सारे प्रश्न कराएंगे जो सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। और इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप टेलीग्राम पर जा कर के सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना और वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वास्थ्य और सुरक्षित रहिए। जय